नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र सीरीज का डिस्कशन चल रहा है आधुनिक भारत का, जहाँ पर हमने अब तक एक लेक्चर देख लिया है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो आइए, चूँकि हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही डिस्कशन करते हैं, तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ, जहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ए सरफराज खान, बी मुर्शीद कुली खान, सी अली वर्दी खान या फिर डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खां जो है वह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार था। इसकी नियुक्ति मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में की गई थी और आगे चल कर के जब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है तो इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बनता है, जिसको कि तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, न कि नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई या फिर डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली, या फिर यह भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के लिए प्रथम निर्णायक सफलता थी, या फिर इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ठीक है, तीन चीज़ें मैंने बोली, प्रथम निर्णायक, नींव डालना या प्रारंभ करना। यह तीनों चीज़ें आ जाएं तो आप प्लासी के युद्ध के साथ जाइएगा, जबकि यदि सर्वाधिक निर्णायक या फिर वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की बात की जाए तो आप बक्सर के युद्ध के साथ जाइएगा। ठीक है, फिलहाल आइए नीचे देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए, फिलहाल यह जो प्लासी का युद्ध था यह हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि इस युद्ध में पराजित हो गए थे। दरअसल नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोहियों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें शामिल थे मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। ठीक है, इनके नेतृत्व में ही नवाब की सेना लड़ रही थी युद्ध को। अब जाहिर सी बात है, जब इतने राजद्रोही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाना होगा तो परिणाम तो निश्चित रूप से हार ही होगी। वहीं नवाब की एक अन्य टुकड़ी थी जिसमें शामिल थे मीर मदन और मोहनलाल। अचानक से ही युद्ध क्षेत्र में एक गोली आती है और उससे रणभूमि में ही मीर मदन की मृत्यु हो जाती है। तो नवाब आता है और अपने विश्वास पात्रों और प्रमुख अधिकारियों से वह सलाह लेता है कि अब क्या किया जाए, जिसमें मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को और वापस राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाने को कह देता है, जिसकी सलाह मानते हुए सिराजुद्दौला वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया और यही प्लासी के युद्ध में उसकी हार का मुख्य कारण बनी। प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को तत्कालीन तो कोई लाभ नहीं हुआ, हालांकि उनको सैनिक और वाणिज्यिक लाभ कुछ जरूर प्रदान हुए थे। ठीक है, और इसने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेज़ों को राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी थी, जिस पर आगे चल कर के 1764 के बक्सर के युद्ध ने अपनी मुहर भी लगा दी थी। ठीक है, देखिए, प्लासी के युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था, जिसने भारत में वास्तविक रूप में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो प्रथम निर्णायक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1757 की प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। तो हाँ, यहाँ पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, तो सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के
युद्ध में। नेक्स्ट, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वह लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले या फिर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उतरा गया सेना नायक या स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। ठीक है, यह सैनिक के रूप में एक जननेता था और विलियम पिट ने यह कहा था कि वह जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक या हेवन बॉर्न जनरल था। कौन? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी भारत में प्लासी के युद्ध के उपरांत। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी पश्चिम बंगाल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। प्लासी का जो युद्ध मैदान है वह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये देखिए, प्लासी जिसका वर्तमान नाम पलासी है वह युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर या फिर डी मीर कासिम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम, न कि मीर जाफर, वो तो राष्ट्रद्रोही था ना। मीर कासिम के द्वारा जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, और ऐसा इसने इसलिए किया था क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि उसके राज्य में अंग्रेज़ों का अधिक हस्तक्षेप न हो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध या फिर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था, पूछा गया है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। वांडीवास और पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बताइए ज़रा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। देखिए, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी कि अब भारत में अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। ठीक, इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया और दिल्ली के विजय का मार्ग भी बक्सर के युद्ध के बाद खुल गया था। क्यों? क्योंकि जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था वह भी इस युद्ध में कहीं न कहीं और किसी प्रकार से शामिल था। और आगे चल कर के जो इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, उससे भी आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। दूसरी चीज़, शाह आलम द्वितीय को तो उसके गवर्नर ने दिल्ली में आने भी नहीं दिया था, है कि नहीं? हमने देखा था ना जब मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे। फिलहाल यहाँ पर देखिए बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स किसने क्या क्या कहा इस युद्ध के बारे में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेज़ों की कूटनीति का परिणाम थी, इन्होंने मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ को खरीद बेचकर कुछ अपना तिकड़म भिड़ा करके अपनी तरफ मिला लिया था, तो यह कूटनीति थी उनकी। जबकि
बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया था। ठीक है, यह आमने सामने की लड़ाई थी जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक था बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें एक तरफ अंग्रेजों की कमान जो है वह मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, तो दूसरी तरफ जो है नेतृत्व कर रहे थे बंगाल के नवाब, बंगाल के बेदखल नवाब, मतलब उनको बंगाल से भाग आया था मीर कासिम। तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम जो है वह दूसरी तरफ था, और इसमें उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यह समझा जाता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक मुगल सम्राट था, और मुगल सम्राट कौन सा था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन उतना समझ जाया करिए थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और नजमुद्दौला। बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था वह था मीर जाफ़र। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र बनता है बंगाल का नवाब, लेकिन कुछ कारणों से आगे चल करके कुश्तीकर्म भिड़ा करके मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है, जिससे परेशान होकर के, जिससे रुष्ट होकर के अंग्रेज़ों ने वापस से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था वह था मीर जाफ़र। ठीक है, और मीर कासिम जो है वह बंगाल से भाग गया था, भाग करके यह अवध की तरफ आया था। कोई सेना वोना नहीं थी, न शाह आलम द्वितीय की अपनी कोई सेना थी, न ही मीर कासिम के पास भी अपनी कोई सेना थी। जो भी सेना थी वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला की ही सेना थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था ए फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय, या फिर डी शुजाउद्दौला। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इलाहाबाद की संधि का यह परिणाम था। और दूसरी संधि का देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, कौन से नवाब ने? अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र छोड़ दिए थे वे सभी मुगल सम्राट शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। ठीक, इस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी कि जब यह इलाहाबाद की संधि या बक्सर का युद्ध हो रहा था तो कौन था बंगाल का अंग्रेजों क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था बंगाल का? तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब शाह आलम द्वितीय के जीवन के बारे में, उसकी तकलीफ़ों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, शाह आलम द्वितीय का जीवन, संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। 1788 में उसको अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल रहा 1806 से 1837 तक, बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल रहा 1837 से 1857 तक, ये सभी जो है पेंशन भोगी की ही तरह हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, न कि शासक की तरह। अगला प्रश्न, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो यह दिए गए, बताइए किसके काल में? अभी अभी बताया मैंने, रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ठीक है, नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? बताइए कब? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ए मोहम्मद रजा खां, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ या फिर डी सैयद गुलाम हुसैन। कंपनी यहाँ भी खेल कर गई। बंगाल में आया द्वैध शासन, जिसमें पैसा तो कंपनी के पास जाएगा, अधिकार कंपनी के पास जाएगा, जबकि जो प्रशासन का काम होगा वह भारतीय लोगों को देखना होगा, जिससे रुष्ट जनता उनसे हो, अंग्रेज़ों से नहीं। ठीक है, ये पूरा खेल था। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया था और बिहार का सीताब राय को। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार न तो लेना चाहती थी, न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। मोहम्मद रजा खां जो है वह उपनाजिम के रूप में भी कार्य करता था और इस प्रकार से हुआ क्या कि समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता रहा, यद्यपि जो अधिकार थे वह कंपनी के हाथों में थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए गारो, बी खासी, सी कुकी या डी टिप्पराह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आए थे जब इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। किस प्रकार से संपर्क में आए थे? तो चूना पत्थरों का मुद्दा था। देखिए यहाँ पर बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रूसी, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और सींग का व्यापार करते थे। लेकिन सिलहट की सीमा पर व्यापार करने के हेतु जो है सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था और कुछ समय पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी भी चूना पत्थरों का व्यापार करने लगे थे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 2 के दोनों ही कथन जो है वह सही है। राजा टिकैत राय जो है वह अवध के नवाब आसफुद्दौला के दीवान या फिर अर्थमंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उदाहरण के लिए आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरगंज के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय, ये सब इनके नाम है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको और हमको बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि आसफुद्दौला के जो दीवान थे वह राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल थे, तो नवाब सफदरगंज के जो प्रधानमंत्री और सेना नायक थे वह थे नवल राय।
यह उदाहरण है और इससे पता चलता है कि अवध के नवाबों में हिंदुओं को भी उच्च अधिकार प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ए वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध और प्लासी युद्ध। बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। सी वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। या डी अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या प्लासी का युद्ध। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, उसके बाद 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में और आगे चल करके बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। फिलहाल आइए छोटी छोटी डिटेल्स इन सभी लड़ाइयों के बारे में दी हुई है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त 1749 के अंबर के युद्ध के बारे में, जिसमें शामिल थे मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेनाएं। ठीक है, देखिए, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के निकट अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक, आगे परिणाम क्या हुआ? मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बनाया गया और इसके उपलक्ष्य में मुजफ्फर जंग ने अपने हितकारी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। ठीक, इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग ने रिक्वेस्ट किया और प्रार्थना की और अपनी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उसने यह मांग की कि एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो है वह उसके राज्य में रख दी जाए। तो उसकी प्रार्थना के आधार पर एक फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी जो है वह बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में वैसे बहुत डिटेल से हमने देखा था, फिलहाल ऐसे जान लीजिए। प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें जो कि हुआ था अंग्रेज़ों में, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नेतृत्व कर रहा था नवाब सिराजुद्दौला। युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि अंग्रेज़ों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के बदले 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और साथ ही साथ क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी प्रदान की थी। सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं वांडीवास के युद्ध की, जो कि हुआ था जनवरी 1760 में। यह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था। इसी युद्ध के बाद सामान्यतः फ्रांसीसियों का जो है पूरा का पूरा जो सैनिक महत्व था या जो सैनिक नियंत्रण था वह भारत से समाप्त हो गया था और इन्होंने इस युद्ध के बाद जो संधि की थी उसमें यह कहा था कि अब वह जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से ही रहेंगे। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के बारे में बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें एक तरफ तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे और इस युद्ध में भी अंग्रेज जो है वह विजयी रहे और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और आगे चल कर के इलाहाबाद की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई थी। फिलहाल बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका नाम था काउंट डी लाली। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को या फिर डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो सी ऑप्शन सही है, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन,
सी मैसूर, डी कर्नाटक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह युद्ध लड़ा गया था वांडीवास का फ्रांसीसियों के खिलाफ, जिसमें फ्रांसीसी जो है वह पराजित हुए थे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है। ए बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, सी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी चिलैयावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, या डी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, आइए थोड़ा थोड़ा इन सभी युद्धों के बारे में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही बात कर लेते हैं सीधे। देखिए वांडीवास का युद्ध 22 बक्सर का युद्ध मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलैयावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित ही समाप्त हुआ। युद्ध के समय भारत का जो अंग्रेज गवर्नर था वह था जनरल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, बस डेट याद रखिए, गवर्नर का नाम आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसी समय व्यवगत का सिद्धांत आया था, वो 1849 में कौन था, अरे संभलपुर और जैदपुर था ना, जिसको शामिल किया गया था व्यवगत की नीति के तहत, है ना। बघाट को तो 50 में शामिल किया गया था, ऐसे ही था, संभलपुर और जैदपुर ही था शायद, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। 48 में तो 17 था। ठीक है, वहीं अंतिम बात करते हैं खुर्दा के युद्ध के बारे में। तो खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में लड़ा गया था और यह निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत या डी सिख। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है वह मराठों के द्वारा किया गया। 3 युद्ध लड़े गए आंग्ल मराठा। देखिए भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी और उन्हीं परिस्थितियों का अंग्रेजों द्वारा भी लाभ उठाया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में तो अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी और सालबाई की संधि में प्रथम युद्ध बंद हुआ। ऐसे तैसे करके उन्होंने जुगाड़ लगा के युद्ध बंद करवाया। आगे जाकर के 1802 ईस्वी में वेलेजली ने अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और अंतिम में 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त करते हुए पेशवा पद को ही समाप्त करते हुए ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। फिलहाल चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जहां पूछा जा रहा है कि जिस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय राज्य, जिसमें शामिल है पंजाब और मैसूर। यानी यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग टीपू सुल्तान और शेर सिंह रणजीत सिंह के बारे में मुख्यतः जान लीजिए। तो चलें सीधा प्रश्नों पर बात करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकराना या डी श्रीनगर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था, दिल्ली, मकराना और काबुल नहीं। ठीक, यहाँ देखिए रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी और इस संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया। मान लीजिए कि इन केस ऐसे इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि यह एक सीमा थी सतलज नदी की। ठीक है, मान्य कह रहा हूँ, ठीक, गंगा नदी ऐसे आएगी वरना एक सतलज नदी, मान लीजिए यह एक सतलज नदी की सीमा है। अब 1809 को जब अमृतसर की संधि हुई, इधर थे अपना रणजीत सिंह और इधर थे, एक सेकंड पेन दूसरी ले लेता हूँ, इधर थे अपना रणजीत सिंह, आर लिख दूँ चलेगा,
और इधर थे दूसरे अन्य छोटे छोटे राज्य, या यूँ कह लीजिए दूसरे अन्य सिख राज्य थे। तो जब यह अमृतसर की संधि हुई तो इसमें अंग्रेज़ों द्वारा यह कहा गया कि आप इधर नहीं बढ़ेंगे, आप इधर कितना भी बढ़ जाइए। ठीक, तो परिणाम क्या हुआ कि रणजीत सिंह का यह सपना तो टूट गया कि वह अन्य सिख राज्यों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे, लेकिन दूसरी ओर रणजीत सिंह को पश्चिम की दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई, जिसका उसने लाभ भी उठाया। रणजीत सिंह ने 1818 में, डेट याद करते चलिएगा, ठीक है, रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान को, 1819 ईस्वी में कश्मीर को, 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार से जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से श्रीनगर जो है वह रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। फिलहाल अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो हमने देखा कि रणजीत सिंह जो है वह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर या फिर डी कपूरथला। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वह थी लाहौर। दरअसल 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपें जो हैं वह चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने क्या किया कि उन तोपों को निकलवा करके वापस अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के पास भेज दिया। तो उसकी सेवा के बदले खुश होकर के जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी और तुरंत ही उसने बिना किसी विलंब किए 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बना ली। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था ए शाह शुजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से या फिर डी शेर अली से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। दरअसल आगे देखिए, यहाँ पर पंजाब जो था वह अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, लेकिन 1773 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुल्तान, कश्मीर आदि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति को और मजबूत करने का अवसर भी मिला। ठीक है, इसका इसने लाभ भी उठाया। इसके द्वारा जल्द ही जो है विभिन्न राज्यों को जीत लिया गया। इसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 34 में पेशावर भी जीत लिया। लेकिन फिलहाल वह आगे की बात थी। ठीक, यहाँ पर देखिए 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में शाह शुजा को उसके पद से हटा दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और बदले में उन्हें कोहिनूर का हीरा भी भेंट किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। मेरी होना चाहिए था यहाँ पर कि ऐसे होना चाहिए था। देखिए, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ए महाराजा रणजीत सिंह, बी महाराजा शेर सिंह, सी महाराजा दलीप सिंह या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रणजीत सिंह का यह कथन था। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसका यह कथन था। दरअसल अच्छा शासक था, ठीक, कुछ कमियां थी लेकिन फिर भी अच्छा शासक था। देखिए, रणजीत सिंह का जन्म ये तो हमने देखा, जब यह 12 वर्ष के ही थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 97 तक एक प्रतिशासन परिषद, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष की अल्पायु में ही महाराजा रणजीत सिंह के पिताजी का देहांत हो जाता है और यह शासक बन जाते हैं। लेकिन 1792 से 97 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद या फिर काउंसिल ऑफ रीजेंसी, जिसमें इनकी माता
सास और दीवान लखपत राय थे, उनकी सहायता से इन्होंने शासन कार्य को चलाया। 1797 में रणजीत सिंह ने समस्त कार्यभार स्वयं संभाला। इन्होंने लाहौर पर 1799 ईस्वी, अमृतसर पर 1805 ईस्वी, फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 में विजय प्राप्त की थी। फिर से बता दे रहा हूँ, रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त की, अमृतसर पर 1805 में, फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 में विजय प्राप्त की थी। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था और इसी ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं और इसीलिए ईश्वर ने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। रणजीत सिंह के द्वारा 1818 में मुल्तान जीता गया था। रणजीत सिंह के द्वारा 1819 में कश्मीर पर अधिकार किया गया था और रणजीत सिंह के द्वारा 1834 में पेशावर पर भी अधिकार किया गया था। ठीक है, ध्यान रखते चलिएगा, प्रश्न सीधे सीधे आता है। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह या फिर डी नौनिहाल सिंह। चलिए 1839 में देखिए महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं इनके पुत्र महाराजा खड़ग सिंह। नेक्स्ट, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए खड़क सिंह, बी शेर सिंह, सी नवनिहाल सिंह या डी दलीप सिंह। चलिए देखिए, सिख राज्य के अंतिम राजा थे, शेर सिंह लगा दिया। सिख राज्य के जो अंतिम राजा थे वह थे महाराजा दलीप सिंह। ठीक, दिलीप नहीं दलीप है। इनका शासनकाल का समय रहा 1843 से 1849 ईस्वी तक। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, बी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, सी उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था या डी वह कभी भी रूस नहीं गए थे। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर 1893 को पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन जो है वह पेरिस में हुआ था। ठीक, बाकी अन्य सभी कथन जो है वह असत्य हैं, जैसे कि दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना दिया था, इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी, इनकी अंत्येष्टि जो है वह लंदन में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था ए दलीप सिंह। नेक्स्ट देखिए, पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दलीप सिंह को पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया गया था। दरअसल यह भी बालक ही थे उस समय। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ए एच.एम. इलियट, बी सर हेनरी लॉरेंस, सी सर जॉन लॉरेंस या फिर डी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। चलिए फिलहाल इसको लेकर के इतना परेशान मत होइए क्योंकि यहाँ पर 2 विकल्प हैं जो सही हैं। देखिए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय यानी कि 1849 ईस्वी के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि इसमें दिए गए विकल्प में 2 लोग इसमें शामिल नहीं थे, चाहे एच.एम. इलियट हो चाहे रॉबर्ट मॉन्टगोमरी हो। ठीक है, तो पंजाब पर शासन करने के लिए जो 3 लोगों की परिषद थी उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे? उसमें शामिल थे सर हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे उस परिषद के, जबकि सदस्य के रूप में शामिल थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच जो हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ? ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा या डी हैदराबाद का निजाम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप जो विजय प्राप्त हुई थी वह प्राप्त हुई थी हैदर अली को। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के मध्य हुआ था जो
यह अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ। इसमें निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हो गए थे, लेकिन हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग कर दिया। हैदर के द्वारा मराठों को धन का लालच दिया गया और निजाम को कुछ प्रदेशों को देने का प्रलोभन दिया गया। फिर उसने क्या किया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। हालांकि अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता को देख करके जो निजाम था वह फिर से अंग्रेज़ों की तरफ चला गया, लेकिन अंततोगत्वा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया था। मार्च 1769 में हैदर अली की सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची थी और अंततोगत्वा अंग्रेज़ों ने विवश होकर के हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली थी। यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था, 1766 से 69 के मध्य हुआ था। और इस युद्ध का अंत किस संधि के स्वरूप हुआ था, तो इस युद्ध का अंत जो है वह मद्रास की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो कि संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 को। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का विजेता था हैदर अली या फिर मैसूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ए नंदराज, बी हैदर अली, सी देवराज या फिर डी चिक्का कृष्ण राज। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली ने डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी 1755 में ही, जब यह राजा नहीं था। देखिए, 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त कर ली। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1717 में इसने पुरसीन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। किसे? पुरसीन मीर साहब को किसने नियुक्त किया था? हैदर अली ने क्या नियुक्त किया था, कहाँ पे नियुक्त किया था? तो डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टेनोवो के युद्ध में हराया, ए कैप्टन पोफेम, बी सर आयरकुट, सी सर हेक्टर मुनरो या डी जनरल गोड्डार्ड। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट ने जो है हैदर अली को पोर्टेनोवा के युद्ध में हराया था। देखिए, 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टेनोवा के युद्ध में, जो कि 1 जुलाई 1781 को हुआ था, उसमें हैदर अली को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बंगलौर में या फिर डी कोयम्बटूर में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है वह श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, और यहीं पर इसके द्वारा जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की गई थी और यह स्वयं भी उसका सदस्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय या फिर डी टीपू सुल्तान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान के द्वारा विदेशों में भी आधुनिक पद्धति के अनुसार दूतावासों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, ए हैदराबाद में, बी पुल्लीलूर में, सी सेरिंगपट्टनम में या फिर डी निजामाबाद में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिश सेना को 1780 में पुल्लीलूर के युद्ध में ब्रिटिश सेना को हराया गया था। देखिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीलूर नामक युद्ध
सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिए, टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलिलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। दरअसल काफ़ी दिनों बाद लेक्चर शुरू किया जा रहा है ना, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी डुप्लेस, सी टीपू सुल्तान या फिर डी नंद राज। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह सभी को पता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह अंग्रेज़ों के द्वारा टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के अंत जो है वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। यह संधि मार्च 1792 ईस्वी में हुई थी। इस संधि को अंग्रेज़ों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर इस संधि में जो है वह अंग्रेज़ों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज़ों को देना पड़ा तथा इनके साथियों को भी देना पड़ा कुछ हिस्सा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए। इस संधि के परिणाम स्वरूप जो है टीपू को युद्ध हार जाने के रूप में अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज और उनके साथियों को देना पड़ा, और साथ ही साथ नुकसान के तौर पर टीपू को 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेज़ों को देने थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र जो है वह अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथ ही साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। ठीक, क्यों नहीं होने दिए साथियों को शक्तिशाली, बताइए ज़रा तो कमेंट करके। जबकि उनको भी राज्य का कुछ हिस्सा मिला था। बताइए साथी उनके शक्तिशाली क्यों नहीं हुए, मराठे और निजाम शक्तिशाली क्यों नहीं हो पाए। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ए 1857, बी 1799, सी 1793 या फिर डी 1769। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। टीपू सुल्तान जो है वह अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते हुए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया 1799 में। फिलहाल आइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया, या डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान पराजित होता है और युद्ध के दौरान ही वीर गति को प्राप्त हो जाता है। फिलहाल आइए, यहाँ पर सभी चारों युद्धों के बारे में पॉइंट वाइज करके दिया है, इनको देख लेते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ। इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर था उसका नाम था वेरलस्ट। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली की शर्तों के अनुरूप मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। तो वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य चला और इस युद्ध के बीच में ही होता है पोर्टेनोवा का युद्ध, जिसमें हैदर अली जो है वह मारा जाता है। इसी युद्ध के बीच में पोलिलूर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जनरल आयरकूट की पराजय होती है टीपू सुल्तान के द्वारा, लेकिन अंततोगत्वा यह युद्ध भी समाप्त होता है। और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग, और ये इस युद्ध की समाप्ति होती है 1784 के मंगलौर की संधि के द्वारा। वहीं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1790 से 92 के मध्य यह युद्ध चलता है। इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कार्नवालिस। इसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए इस युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। और 1784-85 में टीपू ने एक दूत कुस्तुनतुनिया भी भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा और अंततोगत्वा टीपू को कहीं से सहायता नहीं मिलती है और 1792 में टीपू इस युद्ध में पराजित होता है
और उसने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अपने जिसके परिणाम स्वरूप टीपू को जो है अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ा, और साथ ही साथ युद्ध हार जाने के स्वरूप 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देना टीपू के द्वारा स्वीकार किया गया। और जब तक वह यह 3 करोड़ रुपए नहीं देता तब तक उसके 2 बेटों को अंग्रेजों के कब्जे में रहना भी टीपू के द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम जो युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, यह था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और यह हुआ था 1799 में। इस युद्ध के दौरान जो अंग्रेज गवर्नर थे वे थे लॉर्ड वेलेजली, और 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीता और टीपू लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया था। नेक्स्ट सूची है, इनको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न संधियां हैं और दूसरी तरफ इनके वर्ष हैं। ए इलाहाबाद की संधि 1782, बी मंगलौर की संधि 1784, सी सालबाई की संधि 1769, डी मद्रास की संधि 1765। कूट है ए 4231, बी 2431, सी 4213 या डी 2413। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 4213। चलिए ढेर सारी पेन ले लेते हैं अब हम लोग। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, मंगलौर की संधि हुई थी बताइए कब, 1784 में, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और मद्रास की संधि हुई थी कब, 1769 में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी यह 1765 में हुई थी, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि जो हुई थी यह हुई थी बताइए कब, कहाँ गया, सालबाई की संधि 1782 में, और मद्रास की जो संधि हुई थी यह हुई थी 1769 में। यहाँ देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वह अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, 2 संधियाँ हुई थी इलाहाबाद की ना। तो पहली संधि हुई थी अंग्रेजों और मुगल सम्राट के मध्य 12 अगस्त 1765 को, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया था। आगे चल कर के अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। यह दोनों संधियाँ परिणाम थी बक्सर के युद्ध की। वहीं मंगलौर की संधि जो है वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी 1784 में। देखिए, 1780 से 84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। तो सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि चला था 1775 से 1782 ईस्वी तक, उस युद्ध के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 में हुई थी। वहीं मद्रास की संधि जो है यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ए माउंट आबू में, बी नैनीताल में, सी सरधना में या फिर डी कानपुर में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बेगम समरू के द्वारा सरधना में जो है एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया गया था, और यह सरधना जो है वह मेरठ में। देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। इनके पति जो है वह एक क्रिश्चियन थे, उन्हीं की याद में उस चर्च का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। डी मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति नहीं प्रारंभ की थी। ठीक है,
यह पद्धति प्रारंभ की गई थी मुर्शीद कुली खां के द्वारा, जो कि बंगाल में मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। ठीक है, मुगल सम्राट मुर्शीद कुली खां को नियुक्ति किसने दी थी? तो वह दी थी फर्रुखसियर ने। कब? 1717 में। फिलहाल यहाँ देखिए, रणजीत सिंह ने तोपखानों पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोप, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। वहीं आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएँ भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को है। अगला और इस लेक्चर और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी केवल 3, सी 2 और 3 या फिर डी कोई भी नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल तीसरा कथन सही है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है मराठों को पराजित किया गया था, जबकि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम में हुई थी या चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। वहीं 23 जून 1757 को होने वाले प्लासी के युद्ध में नवाब की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे 3 राष्ट्रद्रोही, जिनके नाम थे मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। इनके द्वारा जो ईमानदार था मीर मदन, उसको भी अचानक से युद्ध भूमि में कहीं से निकलती हुई एक गोली आती है और मार जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब अपनों के बीच में इस तरह के लोग बैठे हों तो क्या होगा। फिलहाल एक्सप्लेनेशन देखिए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरीके से परास्त किया। JN सरकार इस युद्ध के बारे में कहते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। 1790-92 में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था और उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो है वह 1792 के श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था, जिसमें टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ा था, और साथ ही युद्ध के मुआवजे स्वरूप अंग्रेजों को उसे 3 करोड़ रुपए देना था, और जब तक वह 3 करोड़ रुपए नहीं दे देता तब तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु आगे जाकर के 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। तो प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, उसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। इस युद्ध में अन्य षड्यंत्रकारियों की बात करें तो जो शामिल थे वे थे साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र और यार लतीफ़। ठीक है, नाम से तो यार लतीफ़ हैं। फिलहाल अगला चैप्टर देखते नहीं है, रहने देते हैं इसको। देखिए, यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर बनाया जाएगा, और पूरा ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा आप लोग। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।